हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर फिज़िक्स का है। आई वाला चैप्टर है और इसको हम दो पार्ट में पूरा करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम सारे डिफेक्ट पढ़ेंगे इसके, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और आई के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। वहीं दूसरे पार्ट में जो कि हमारा जल्दी आपको फ़ौरन मिल जाएगा वो भी, उसमें हम बाकी के चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। उसमें बहुत सारे फिनोमिनन हमें पढ़ने हैं, जैसे कि आसमान नीला क्यों नज़र आता है और आई कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट नहीं कर सकता है। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमें उसमें शामिल करनी है। तो इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सभी बच्चों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि बहुत दिन से एक डिमांड आ रही थी बच्चों की कि आई चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, आई चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आई, अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन आई की, तो हमारी आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमारी आई में देखिए, जो सबसे बाहर का बल्ज पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया। उसके अंदर आप जाएंगे तो ये है आइरिस। अब ये आइरिस क्या होता है, देखिए, अगर हम अपनी आई की बात करें, सामने से देखें, तो ये पूरा जो काला सा आपका पार्ट नज़र आता है, वो तो है आपका कॉर्निया। ये पूरा पार्ट जो है वो आपका क्या है, कॉर्निया। इसमें बीचों बीच एक आपको सुराख नज़र आएगा, एक छोटा सा होल नज़र आएगा। दिस इज कॉल्ड पपिल। सामने से आपको दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड पपिल। और आंखों का जो कलर होता है, जो आई का कलर होता है, दैट इज ड्यू टू आइरिस। यही है आपका आइरिस, ये रहा आइरिस। उसके अंदर आप जाएंगे तो ये है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स जो है वो हमारे लेंस को पकड़े हुए होते हैं। तो लेंस हमारा कौन सा होता है आई में, आप कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई में। आँख के अंदर जाएंगे तो एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। और लेंस और कॉर्निया के बाहर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो बाहर वाला लिक्विड को एक्वस ह्यूमर, अंदर वाले को विट्रियस ह्यूमर। ये पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो यहाँ ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर यानी कि बाहर है, और भी बाद में आता है तो ये अंदर है, किसके, आई के। हमारी आँख का जो पर्दा होता है, जहाँ पे इमेज बननी है, दैट इज रेटिना। इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिना। यहीं पर इमेज बनती है। इमेज कहाँ बनती है, तो आप कहेंगे रेटिना पर बनती है। ये क्या चीज़ हमने बनाई है, दिस इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। और यहीं से आपके ब्लड वेसल्स भी जारी होती हैं इसके पास से ही। इस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पूरा स्पॉट है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है आई का जहाँ पर ब्लड वेसल्स, ऑप्टिक नर्व, ईटीसी एंटर करती हैं आई के अंदर। और ये स्पॉट जो है, यही यहाँ पर आपकी कोई इमेज नहीं बनती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अगर रेटिना की हम बात करें, तो रेटिना पे हमारे पाए जाते हैं दो तरह के सेल्स। एक होता है कॉर्न शेप्ड, दूसरा होता है रॉड शेप्ड। कॉर्न शेप्ड और रॉड शेप्ड। कॉर्न शेप्ड जो होते हैं आपके, वो है कलर पकड़ने के लिए आपकी। तो कलर पकड़ने का काम किसका होता है, तो आप कहेंगे कॉर्न शेप्ड जो सेल्स होते हैं रेटिना पर, उनका काम है कलर को पकड़ना और ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। वहीं आप बात कर रहे हैं रॉड शेप्ड की, तो ये डिम लाइट को पकड़ने का काम करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ी बहुत रोशनी में भी देख पाते हैं। वो किस वजह से देख पाते हैं, क्योंकि हमारी रेटिना पर क्या होता है, रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं। हम कलर देख पाते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे आई में कॉर्न शेप्ड सेल होते हैं, किसके अंदर, रेटिना के ऊपर। अब जैसे हमने बताया, हर एक आई का पार्ट हमने बता दिया है यहाँ पे। अब आप एक एक करके इनके काम समझिए कि कॉर्निया का क्या काम है और आइरिस का क्या काम है
पपिल का क्या काम है? पपिल की तरह भाई, ये रहा हमारा बीच का जो होल है, उसको हम क्या बोलते हैं? पपिल, PUPIL, ये हो गया पपिल। अब देखिए, कॉर्निया का काम होता है आई पर जो लाइट हमारी पड़ रही है उसको ज़्यादातर कन्वर्ज कर देना, ज़्यादातर लाइट को अंदर की तरफ मोड़ देना। किसका काम होता है? कॉर्निया का काम होता है। लाइट को अंदर मोड़ने का मतलब क्या है? हमारी लाइट जो होती है जब कॉर्निया पर पड़ती है तो वो क्या है? अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अंदर की तरफ मुड़ना ही क्या कहलाता है? कन्वर्ज होना। क्या कहलाता है? कन्वर्ज होना। एक वर्ड और आएगा आपका बार बार जब आप पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है लाइट का कहाँ पर जाना? बाहर की तरफ मुड़ जाना। लाइट अगर आपकी बाहर की तरफ मुड़ रही है, जैसे ये बाहर जा रही है, अगर लेंस हम बात करें कॉनकेव की, तो लाइट कहाँ मुड़ जाती है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मुड़ना क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट। और अंदर की तरफ मुड़ना कन्वर्जेंट। तो कॉर्निया का काम होता है ज़्यादातर लाइट को अंदर की तरफ मोड़ देना। अब आता है आइरिस और पपिल का काम। आइरिस और पपिल बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हमारी आई के अंदर कितनी लाइट जाएगी, कितनी लाइट एंटर करेगी, ये काम होता है आइरिस और पपिल का। एक्चुअल में आइरिस जो होता है छोटा बड़ा अपने आप को कर कर इस पपिल के साइज़ को छोटा बड़ा कर देता है। यानी आइरिस के मूवमेंट की वजह से पपिल का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे आप कभी कभी बहुत तेज़ रोशनी में होते हो, अचानक बाहर से धूप में से अचानक आप जब कमरे में जाते हो अपने, तो आपको कुछ देर नज़र नहीं आता, कुछ देर नज़र नहीं आता ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप धूप में थे, बाहर थे, तब आपका ये जो पपिल था वो कम खुला हुआ था, ज़्यादा रोशनी जा रही थी, भी बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी थी, इस वजह से आपका पपिल कम खुला हुआ था, तो कम रोशनी जा रही थी। जब आप बाहर से अचानक आते हैं अंधेरे कमरे में या कम लाइट वाली रोशनी वाले कमरे में, तब होता क्या है कि आपका पपिल तो अभी वही छोटा सा ही था। अब कमरे में आपकी लाइट जो है वो कम, पहले से ही कम है, तो अब आपका पपिल क्या करेगा? धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। जब पपिल बड़ा होगा तो उससे क्या होगा? ज़्यादा लाइट आपकी रोशनी जाने लगेगी आई के अंदर, और थोड़ी देर बाद आपको उस कमरे में भी ठीक से नज़र आने लगेगा। देखा है ना आप लोगों ने, जब आप अचानक रोशनी से अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको कुछ देर ऐसा लगता है कि अंधेरा अंधेरा सा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नज़र आने लगता है। तो पपिल का साइज़ जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। फ़ौरन नहीं होगा, थोड़ा देर में होगा, लेकिन ये थोड़ी देर में बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा हिसाब है, जब आप अंधेरे रूम से अचानक धूप वाले आंगन में चले जाते हैं, धूप वाली बहुत ज़्यादा जगह पर चले जाते हैं, तो होता क्या है? तो उस टाइम आपकी आँखें जो है अचानक बंद सी हो जाती हैं, चकाचौंध जिसको आप कहते हो कि क्लियर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरे कमरे में आपका पपिल का साइज़ बड़ा होता है। जब आप अचानक धूप में जाते हो तो उस टाइम भी बड़ा ही होगा, तो ज़्यादा रोशनी अंदर जाएगी आई के अंदर, तो आप आंखें अपनी बंद कर लेते हो लाइट को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि बाद में ज़्यादा रोशनी में आपका जो पपिल है धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और नतीजा क्या होता है कि आपको ठीक से थोड़ा नज़र आने लगता है तेज़ रोशनी में भी। यानी पपिल का और आइरिस का काम क्या है? लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, तो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम किसका है? पपिल का और आइरिस का होता है। अब आता है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम क्या है? सीलियरी मसल्स जो होते हैं हमारे इस लेंस को मोटा पतला कर देते हैं। यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हमारा मसल्स जो है, हमारे जो लेंस है, उसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है, पतला मोटा हो जाता है। यानी कभी पतला हो जाएगा, खिंच जाएगा तो पतला हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा तो फिर अपनी साइज़ पर आ जाएगा। तो ये सीलियरी मसल्स जो है वो आपके क्या करते हैं? ये सीलियरी मसल्स जो है आँख के एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। अब ये क्या बवाल है भाई, एकोमोडेशन? एकोमोडेशन का मतलब होता है, आप जैसे जानते हो कि आप दूर की चीज़ भी देख पाते हो और पास की चीज़ भी देख पाते हो। तो एकोमोडेशन ऑफ आई आप समझ गए। आप जैसे कि आप जब दूर का देख रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, और जब हम पास का देख रहे होते हैं तो हमारे मसल्स जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो जब आप पास का देखते हो तो उस टाइम एकोमोडेशन हमारी आई कर रही होती है, लेकिन जब बहुत ही दूर का देख रहे होते हैं आप, तो एकोमोडेशन हमारी आई नहीं कर रही होती। मुद्दे की बात ये है, सीधी सीधी बात, कि एकोमोडेशन ऑफ आई किसे कहते हैं? आप एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब है आप पास का भी देख पा रहे हो और दूर का भी देख पा रहे हो। हमारी आई जो है वो पास का और दूर का देखने में आपको हेल्प करती है,
किसकी मदद से? सिलियरी मसल्स की मदद से। तो सिलियरी मसल्स जो है हमारे एकोमोडेशन ऑफ आई में हेल्प करते हैं, यानी पास का और दूर का देखने में आपको हेल्प करते हैं। सिलियरी मसल्स के बाद आते हैं मुद्दे पर कि आपका रेटिना का काम क्या है। जैसे हमने पहले बता दिया, रेटिना का काम होता है इमेज बनाना। आपकी जो इमेज होती है आई की, जो भी आप चीज़ें देखते हो वो कहाँ पर बनती है इमेज? तो आपकी बनती है रेटिना पर। रेटिना वैसे आप 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। रेटिना पर कितने तरह के सेल्स होते हैं? तो आप कहेंगे कॉन और रॉड शेप्ड सेल होते हैं। कॉन सेल का काम होता है सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर, तो कलर को पकड़ना, प्लस ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब भी आपने देखा होगा, कभी आप दुकान पे जाते हैं, बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगी होती है, कपड़े की दुकान पे जाए, किसी शोरूम पे जाए, इतनी लाइट्स लगी होती है, वहाँ पर आप कपड़ा वगैरह लाते हो तब तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बड़ा कलरफुल और शानदार लग रहा होता है। और जब घर पर आते हो तो वही कपड़ा थोड़ा सा आपको डल लगने लगता है। एक्चुअल में दुकानों पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, जब ज़्यादा लाइट होगी तो हमारे कौन सेल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं, कलर वगैरह आपको अच्छी तरीके से नज़र आएंगे। तो दुकान पर तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कपड़ा वगैरह जो भी है, लेकिन घर पर लाकर वही चीज़ थोड़ी सी हमें डल लग रही होती है, इतनी अच्छे कलर उसमें हमें नज़र नहीं आते। वो इसीलिए होता है क्योंकि दुकानों पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग करते थे, देखे होंगे आपने, अच्छी तरीके से लाइटिंग हो रही होती है, तो ज़्यादा लाइटिंग में आपको अच्छे कलर नज़र आएंगे। वही आपका लाइट अगर कम होगी तो आप वैसे भी नॉर्मल भी आप अगर लाइट कम कर दीजिए अपने रूम में तो आपको ज़्यादा कलर ठीक से नज़र नहीं आएंगी किसी भी चीज़ की। तो डिम लाइट के लिए कौन सेंसिटिव होता है? तो आप कहेंगे रॉड शेप्ड जो सेल होते हैं वो डिम लाइट को भी पकड़ लेते हैं, इसलिए कम भी रोशनी होगी किसी भी रूम में, किसी भी जगह पर, तो भी आपको चीज़ें तो नज़र आएंगी, लेकिन कैसी नज़र आएंगी? थोड़ा ब्लैक एंड वाइट टाइप की नज़र आएंगी, यानी उसमें कलर ठीक से आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये तो हमने बता दिए सारे आई के पार्ट्स का। अब आपको डिटेल में आगे बताते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफ विज़न। अब रेंज ऑफ विज़न क्या है? रेंज ऑफ विज़न देखिए, हमारी आई जो है वो कितनी मैक्सिमम दूरी तक देख सकती है और कितनी मिनिमम दूरी तक देख सकती है। एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट की अगर हम बात करें तो नियर पॉइंट हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या होता है भाई? वो कम से कम दूरी जहाँ तक आपकी आँख साफ देख सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। अब जैसे मैं इस पेन को लूँ, मैं अपने पास लेकर आऊँ, तो मैक्सिमम मैं अगर पास लेकर आऊँगा तो मेरी आई से 25 सेंटीमीटर तक मुझे क्लियर नज़र आएगी, उससे कम पर करूँगा तो मुझे धुंधला नज़र आएगा। यानी मेरी आँख की कैपेसिटी कितनी है? कम से कम कितनी दूरी तक मैं देख सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक, उससे कम पर नॉर्मल आई नहीं देखती नॉर्मली, एक एवरेज की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? तो फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो फार पॉइंट होता है कि मैक्सिमम का ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी दूरी तक देख सकते हो क्लियरली, आपकी आँख ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तक आपको दिखा सकती है बिल्कुल क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। अब ये फार पॉइंट कितना होता है? तो ये होता है इन्फिनिटी, यानी आपकी दूर की देखने की भी कोई लिमिट नहीं होती। इन्फिनिटी का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट हो गया। अगर आप दूर का देखने में आपको परेशानी हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आँख में डिफेक्ट हो गया। ऐसी बहुत ही पास का नहीं दिख रहा आपको, 25 सेंटीमीटर से दूर करनी पड़ रही है किसी चीज़ को, मान लीजिए आप बुक्स पढ़ रहे हैं और बुक को पढ़ते वक्त आपको क्या करना पड़ रहा है? दूर करना पड़ रहा है, तो अभी आपकी आँख में डिफेक्ट हो गया। और इन्फिनिटी है, बहुत दूर का आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आँख में हो गया डिफेक्ट। आपको क्या करना पड़ रहा है कि भाई ज़रा पास ले आओ। जैसे क्लासरूम में अगर आगे बच्चे बैठे हुए हैं और उनको बोर्ड ठीक से नज़र नहीं आ रहा, मैं कहूँ भाई बताओ क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे बच्चे सर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उनको यानी कि नियर पॉइंट उनका गड़बड़ हो गया है। वही आपका बात करें दूर का देखने में अगर परेशानी है, पीछे वाले रो में जो बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको अगर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनका जो फार पॉइंट है वो गड़बड़ हो गया है। तो उसी बुनियाद पर आई के डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब देखते हैं आई के डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे हमने बताया नियर पॉइंट और फार पॉइंट की अगर बात करें तो हमने बता ही दिया है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है। अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट अगर आपका गड़बड़ हो गया है तब आपकी आई में हो गया है डिफेक्ट। अब कौन कौन सी डिफेक्ट आपकी कोर्स में है? एक तो है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट। ये सारे जो बीमारियां हैं, सारे जो डिफेक्ट है वो हमें डिस्कस करने हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके, पहले समझ लेते हैं कि मायोपिया की अगर हम बात करें
तो मायोपिया को दूसरा नाम है आपका शॉर्ट साइटेडनेस। अब नाम तो है शॉर्ट साइटेडनेस, लेकिन बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हो गया पास का तो साफ दिखाई दे रहा है, दूर का साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हो गया पास का तो साफ दिखेगा लेकिन दूर का साफ नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो उसका दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है, लॉन्ग यानी दूर का तो साफ दिखाई देगा लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं देगा। तीसरा है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में एक्चुअल में बुढ़ापे में जब हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो आमतौर पर प्रेस बायोपिया में पास का साफ दिखाई नहीं देता लेकिन दूर का साफ दिखाई देता है, यानी एक तरीके का हाइपरमेट्रोपिया ही है, जिसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कह देते हैं। किसको? प्रेस बायोपिया को। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो बहुत ही पास का दिखाई दे रहा है और ना ही बहुत दूर का दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन बुढ़ापे में होती है आमतौर पर, तो उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। आगे चौथा है आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जिसको आप मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। मोतियाबिंद में हमारे जो आई लेंस होता है उसके बाहर एक ओपेक लेयर जम जाती है, एक ऐसी लेयर जम जाती है जिसके आर पार लाइट नहीं जा पाती। जब लाइट नहीं जा पाती है तो उसके लिए हमें फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। अब एक एक करके डिफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब समझ लेते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया जिसको आप शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, पर्सन हमारा पास की चीज़ तो साफ देख पाता है, नाम से पता चल रहा है शॉर्ट साइटेडनेस, तो पास का तो साफ नज़र आ रहा है लेकिन दूर की चीज़ उसको साफ नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप आगे वाली रो में बैठे हुए तो आपको बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन पीछे वाली रो में बैठे हुए, लास्ट रो में बैठे हुए हैं, तो आपको बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको कौन सा डिफेक्ट हो गया? मायोपिया हो गया। अब इसकी वजह क्या होती है? वजह होती है इसकी, या तो आपकी पावर जो है लेंस की, वो आपकी पावर बढ़ गई है, कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग यानी लाइट को अंदर मोड़ने की जो पावर है वो ज़्यादा हो गई है। या फिर हो सकता है पावर तो आपकी आई की लेंस की वैसी ही है, लेकिन आपकी आई बॉल जो है वो सरक कर लंबी हो गई यानी बड़ी हो गई। तो इसके दोनों के नतीजे में होगा क्या? या तो इसके नतीजे में या इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में होगा ये कि आपकी जो इमेज बननी थी रेटिना पे, वो रेटिना से पहले बन जाएगी। अब रेटिना से पहले बन गई तो आपको चीज़ जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आने वाली। रेटिना पे बनेगी तभी क्लियर नज़र आएगा, रेटिना से पहले बन जाएगी तो अभी क्लियर नज़र नहीं आएगा, रेटिना के बाद बनेगी तो अभी क्लियर नज़र नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं नियर पॉइंट। इसका क्या हो जाएगा? नियर पॉइंट इसका हो जाएगा 25 से ज़्यादा या 25 से कम। आप कहेंगे 25 से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, 25 ही रहेगा, क्योंकि नियर पॉइंट में तो गड़बड़ है ही नहीं। आपके पास का तो साफ नज़र आ रहा है ना आपको। जब पास का साफ नज़र आ रहा है तो पास के पॉइंट में कोई गड़बड़ नहीं हुई। फार पॉइंट में आपके गड़बड़ हुई है क्योंकि आपको साफ दूर का नज़र नहीं आ रहा है, दूर का साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी से ज़्यादा या इन्फिनिटी से कम। अरे इन्फिनिटी से ज़्यादा होती ही क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है लास्ट पॉइंट हो गया, अब उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो हमेशा क्या लिखेंगे आप? लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर? अब अगर डिफेक्ट ये वाला हो जाता है तो किस टाइप का चश्मा लगाएंगे? तो आप लगाएंगे, आपकी आई के लेंस की पावर बढ़ी हुई है या घटी हुई है? बिल्कुल सही बात। पावर हमारी जब बढ़ी हुई है, जब कहीं पर आग लग जाएगी तो उसमें आप घी डालेंगे या पानी डालेंगे? घी डालेंगे। अरे पानी डालेंगे भाई, आग बुझानी है कि लगानी है? और तो यहाँ पे हमारी आँख में कौन सा लेंस है? हमारी आई में लेंस है कॉन्वेक्स। अब पता चला आपने एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, पावर वैसी बढ़ी हुई थी उसकी, आपने एक और लगाकर और बढ़ा दी पावर। पावर बढ़ानी है या घटानी है मुझे इस टाइम? तो मुझे पावर इसकी घटानी है ताकि मेरी जो रेटिना पर इमेज बन रही थी वहीं पर बने। तो मुझे कौन सा यूज़ करना है लेंस? इसमें अगर कॉन्वेक्स होता है हमारी आई में तो हमें लगाना है कॉनकेव लेंस। सबको पता है आँख में हमारी कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। तो हमें उसका उल्टा लेना है। उल्टा कौन सा होता है इसका? कॉनकेव लेंस। तो चश्मा कौन सा लगाएंगे? कॉनकेव लेंस वाला। अब इसी का उल्टा क्या है आपका? बिल्कुल सब कुछ यही रहना है आपको। देखिए नोट्स कॉपी निकाल लीजिए और ये पूरे के पूरे नोट्स आप कॉपी कर लीजिए। यही चीज़ आपको एंट्रेंस वगैरह में काम में आनी है और यही चीज़ आपके एग्जाम पर्पज से आपको काम में आने वाली है। बिल्कुल जो जो मैंने लिख दिया बस आप यही सब कुछ लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कॉपी निकाल के, सारी चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। अब मायोपिया का हमने पूरा बता दिया। सेम टू सेम आपका हाइपरमेट्रोपिया रहेगा। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या करना है? बस सब कुछ यही रखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नियर बाई ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं क्लियरली, आप लिख देंगे कैन नॉट सी। यहाँ पे कैन नॉट और यहाँ पे कैन सी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कॉज में हमने लिखा है इंक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, तो वहाँ हो जाएगा
डिक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, वहाँ पे कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हाइपोमेट्रोपिया में। यहाँ पे इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल लिखा हुआ है, वहाँ पे आप लिख देंगे डिक्रीज इन आई बॉल। यहाँ पर इमेज हमारी कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है, हाइपोमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, रेटिना के बाद बनेगी। इन फ्रंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके लिख देंगे बिहाइंड द रेटिना। और नियर पॉइंट हमारा यहाँ पे 25 है। अब यहाँ पे तो आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, पास का पॉइंट ही तो गड़बड़ है, क्योंकि आपको पास का साफ नज़र नहीं आता है जबकि दूर का साफ नज़र आता है। तो पास का पॉइंट जो हो जाएगा वो लेस देन 25 हो जाएगा या मोर देन 25 हो जाएगा। आपको मैंने पहले बताया लेस देन 25 तो किसी का भी नहीं होता, हमेशा कम से कम पॉइंट क्या है हमारा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मोर देन कर देंगे, मोर देन 25 सेंटीमीटर। और इन्फिनिटी आपका फार पॉइंट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है हाइपरमेट्रोपिया में, तो फार पॉइंट आपका सेम टू सेम रहेगा इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी। करेक्शन में आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमने कहा पावर हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है। हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहा हूँ मैं, सब आप जब लिखेंगे कॉपी पर तो ये सब ये चेंज कर लेंगे। तो वहाँ पर पावर जब कम हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लेंस लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो वहाँ पर आप यहाँ पे लगा रहे हैं आप बायोपिया में कॉनकेव लेंस, वहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए आपको दिखाते हैं जादू, छू मंतर। ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। देखा जादू, क्या चेंज करा मैंने, कोई खास चेंज नहीं करा। जैसे मैंने आपको अंडरलाइन करके बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे आपको बायोपिया में चेंज करना है, और चेंज होते ही आपका पूरा कन्वर्ट हो गया ये हाइपरमेट्रोपिया में। ओके, चलिए अब देखते हैं प्रेस बायोपिया। चलिए अब बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया ये बुढ़ापे का हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। आमतौर पे ओल्ड एज में होता क्या है कि हम पास की चीज़ें साफ नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सीलियरी मसल जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब सीलियरी मसल्स कमज़ोर हो गए हैं तो नॉर्मली हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि पास का तो साफ नहीं दिखेगा, दूर का साफ आमतौर पर दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया यानी ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसका इलाज क्या है, करेक्शन क्या है, वो वही है पूरा सेम टू सेम आपका हाइपरमेट्रोपिया में जो आपने पढ़ा था। हाइपरमेट्रोपिया में जो आप लेंस लगाते हो वही इसमें लगाया जाएगा, क्योंकि है तो एक्चुअल में ये हाइपरमेट्रोपिया ही। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उसी पर्सन में, बूढ़े लोगों में होता क्या है कि वो पास का भी साफ नहीं देख पाते बिल्कुल क्लियर, और दूर का भी साफ नहीं देख पाते। तो ऐसे लोग जो है वो दो चश्मे इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक ही चश्मे में दो लेंस लगा लेते हैं, यानी इनको दोनों ही डिफेक्ट हो गए हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है और मायोपिया भी हो गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो चश्मे में आपके आमतौर पे क्या कर लेते हैं, दो लेंस भी लगा सकते हैं या दो अलग अलग चश्मे भी यूज़ कर सकते हैं, एक पास की नज़र के लिए और एक दूर की नज़र के लिए। क्या बना दिया मैंने, गांधी जी का चश्मा बना दिया है। ये है हमारा कौन सा लेंस और ये वाला नीचे कौन सा लेंस लगाएंगे। अब ज़रा आप खुद ही सोच कर बताइए, जब आप दूर की चीज़ देख रहे होते हो तो आपकी निगाहें ऊपर होती है या नीचे होती है। जब आप दूर का देखते हो तो आपकी निगाहें ऊपर होती है, यानी आपका, अगर आपको वो डिफेक्ट है जो दूर वाला है, दूर वाला कौन सा होता है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको पता है मायोपिया में आपको दूर का साफ नज़र नहीं आता, और मायोपिया में लेंस कौन सा लगता है हमारा, कॉनकेव। तो ऊपर तो आप लगाएंगे कॉनकेव क्योंकि आपको दूर का साफ देखना है, और पास की निगाह किस में ख़राब हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया में। तो पास का देखना है तो आप अपनी निगाहें जो है वो नीचे करेंगे, और नीचे करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा चश्मा, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये था आपका प्रेस बायोपिया। अब देख लेते हैं कैटरेक्ट क्या होता है। अब कैटरेक्ट की अगर हम बात करें तो कैटरेक्ट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी आई लेंस के आगे एक झिल्ली आ जाती है, और आपने बहुत से बूढ़े लोगों को देखा भी होगा कि उनकी आँख के आगे वाइट वाइट सा हो गया है, आँख काला वाला जो पार्ट है हमारा उसके आगे वाइटनेस आ गई है। एक्चुअल में वो आई लेंस के ऊपर की एक झिल्ली होती है, और ये कभी कभी इतनी वाइट हो जाता है कि इसके ज़रिए जो रोशनी है वो अंदर नहीं जा पाती, आँख के अंदर हमारी रोशनी नहीं जा पाती। कैटरेक्ट का हिंदी में नाम होता है मोतियाबिंद। इसमें होता क्या है कि जैसे हमने बताया अभी, आई लेंस के ऊपर लेयर आ जाएगी, और लेयर आ गई है तो वो कभी कभी पूरी तरीके से ओपेक हो जाती है, जिसके अंदर लाइट बिल्कुल नहीं जा पाती, तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा सा दिखना बंद होता है, और जब ज़्यादा लेयर आ जाती है तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल एक ही इलाज है, वो है सर्जरी कराना, यानी ऑपरेशन होता है उनका, उस लेयर को हटा दिया जाता है और उनको बिल्कुल क्लियर साफ नज़र आने लगता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि वाई डू वी हैव टू आइज़। हमारी दो आँखें क्यों होती हैं, हमारी दो आँखें क्यों होती हैं, खूबसूरत दिखने के लिए। तीन आँखें होती, चार आँखें होती तो क्या होता। देखो भाई, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला ने हमें एक आँख नहीं दो आँखें दी हैं। क्यों दी है,
ताकि आप वाइडर फील्ड व्यू देख सकें। वाइडर फील्ड व्यू क्या होता है? तो देखिए, हमारी अगर एक आँख होती तो एक आँख सिर्फ 120 डिग्री तक देख सकती है। एक आँख जो है वो 120 डिग्री तक आपके एक आँख का व्यू होता है। लेकिन जब हमारी दो आँख होती है तो पूरा का पूरा 180 डिग्री का हमें व्यू मिलता है। 180 का मतलब है, अगर भाई ये दो आँखें हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा मुझे नज़र आ रहा है सब कुछ। 180 का व्यू मुझे देखने को मिल रहा है दो आँखों की बदौलत। दूसरी चीज़ होती है, हम डिस्टेंस को एक आँख से देखेंगे तो पूरा एक्यूरेटली आप डिस्टेंस नहीं नाप सकते। अच्छी तरीके से डिस्टेंस आपको नापना है तो हमारी दोनों आँखों की मदद से हम बिल्कुल एक्यूरेटली अपना डिस्टेंस जो है नाप सकते हैं। तो जज करना है आपको डिस्टेंस और वाइडर फील्ड व्यू आपको देना है, तो इन दोनों के लिए दो आँखें होना ज़रूरी है। आँख निकालने में भाई लोग मर जाते हैं, आँखों को डोनेट कर देते हैं। तो जब आई डोनेट की जाती है, डॉक्टरों को कितना टाइम लगता है उसको निकालने में? डॉक्टरों को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं आई को रिमूव करने में, और डेथ के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर आंखें निकाल लेना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती है। तो कौन डोनेट कर सकता है आँखों को? जिनको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है वो अपनी आँखों को डोनेट कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहते हैं? एक से दूसरे को लगने वाली डिजीज़। जैसे डायबिटीज़ भी है तो वो भी डोनेट कर सकते हैं अपनी आँख। हाइपर टेंशन है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो भी अपना आँखों को डोनेट कर सकता है। अस्थमा की बीमारी है वो भी डोनेट कर सकता है। कहने का मकसद ये है, जिसको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है वो अपनी आँखों को डोनेट कर सकता है। कौन डोनेट नहीं कर सकते? जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि एड्स है, ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया क्या होता है मुझे आप कमेंट में बताइए, कौन सी बीमारी है? ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही मशहूर बीमारी है, जानते सब हैं, बस इस नाम से हो सकता है बहुत से लोग नहीं जानते। तो ल्यूकेमिया क्या होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेटनस है, कॉलरा है, मेनिंजाइटिस है, ये सारी बीमारियाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे को लगने वाली है। तो जिनको भी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियाँ होंगी वो अपनी आँखों को डोनेट नहीं कर सकते। ग्लास प्रिज्म जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ग्लास प्रिज्म में से जब लाइट गुजरती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है? इंसिडेंट रे, लाइट इसमें से गुजर रही है तो पहला रिफ्लेक्शन हुआ यानी लाइट मुड़ी और उसके बाद दोबारा मुड़ी, तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। अब इंसिडेंट रे अगर ये सीधी जाती तो इस तरीके से जाती, और ये लाइट जो बाहर निकल रही है वो इमरजेंट रे आपको नज़र आ रही है। अब ये जो लाइन है और ये जो इमरजेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का, जब वाइट लाइट होती है जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है। 7 रंगों में बट जाना लाइट का कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था न्यूटन साहब ने 1665 में। 1665 में एक खोज और हुई थी, आपको यानी डिस्कवरी एक और हुई थी। किस चीज़ की हुई थी? सेल की हुई थी, बिल्कुल ठीक। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, बिल्कुल ठीक। डेड सेल या लिविंग सेल? डेड सेल की खोज की थी। ओके, तो ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का किसी प्रिज्म से गुजरने पर 7 कलर्स में बट जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। अब आप देख रहे होंगे उसमें तस्वीर में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर मुड़ा हुआ है? सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है आपका वायलेट कलर और सबसे कम मुड़ा हुआ है रेड कलर। सबसे ज़्यादा डेविएशन यानी कि किसका हो रहा है? वायलेट कलर का हो रहा है, और सबसे कम किसका हो रहा है? रेड कलर का होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रेड लाइट की जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि रेड लाइट जो होती है वो कम मुड़ती है, उसका डेविएशन कम होता है, यानी ये बहुत दूर से भी आपको नज़र आ जाती है। कोई और सिग्नल किसी और कलर का बनाएंगे तो थोड़ी दूर बाद वो नज़र नहीं आएगा। तो सिग्नल जो बनाए जाते हैं वो रेड लाइट के ही बनाए जाते हैं। अच्छा, ये 7 रंगों का जो बैंड होता है, 7 कलर का जो बैंड है, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स 7 कलर का जो बैंड आपको नज़र आ रहा है उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर करके आप याद कर सकते हैं। विबग्योर, विबग्योर में वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर
रेड। इस तरीके से ये सारे कलर्स हैं। ओके, इस बुनियाद पर, डिस्पर्जन की बुनियाद पर कौन सा फिनोमेनन आपके सिलेबस में है, किसको आपको पढ़ना है, तो डिस्पर्जन की बुनियाद पर आपको बताना है रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन में हमारी जो बारिश की बूंदें होती हैं वही एक छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। प्रिज्म से लाइट गुजरेगी जब वाइट लाइट, तो कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी, तो आपको पता है 7 कलर में हो जाएगी। तो होता क्या है, जो बारिश का मौसम होता है कभी और धूप निकल रही हो, रेनबो बनने के लिए 2 कंडीशन होती हैं, बारिश हो रही हो और सूरज आपका निकल रहा हो, सनलाइट हो। बारिश अगर नहीं भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा नमी हो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो होता क्या है, उस सूरज की जो रेज होती है जब उस बूंदों से या पानी की जो बूंदें हैं उसमें से जब गुजरती हैं तो 7 कलर में बढ़ जाती हैं। उसके नतीजे में क्या बनता है, इंद्रधनुष, यानी रेनबो का रेनबो फॉर्मेशन होता है। यानी कि आप कहें कि रेनबो फॉर्मेशन किस फिनोमिनन की वजह से होता है, तो आप कहेंगे रेनबो फॉर्मेशन डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, चलिए अब समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। जहाँ तक डेफिनेशन का सवाल है, वो डेफिनेशन आपको खुद ही बता रहा है अपनी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेयर की वजह से होने वाला रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर तो आप जानते हैं, अर्थ के चारों ओर की जो हवा है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हर जगह सेम नहीं है, मतलब हवा की जो डेंसिटी है वो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, और लगातार वो चेंज भी होती रहती है, क्योंकि कहीं पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगा तो समझ रहे हैं आप बात, घट जाएगी। तो डेंसिटी जो होती है हवा की वो हर जगह सेम नहीं होती। अब अर्थ के करीब की जो हवा होती है, अर्थ के पास की जो हवा होती है वो तो होती है डेंस, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते चले जाते हो हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, यानी कि ऊपर जाने पर हवा एक तरीके से कम होती चली जाती है, ज़्यादातर हवा जो है वो निचली लेयर में होती है। अब क्योंकि अलग अलग डेंसिटीज़ हो गई, तो जब अलग अलग डेंसिटीज होंगी, जब लाइट एंटर करती है हवा के अंदर तो वो मुड़ जाती है। रिफ्लेक्शन आपने डेफिनेशन समझी थी, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में डेफिनेशन ये है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो वो मुड़ जाती है, और मुड़ने की वजह एक ही थी, वही थी कि डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं। अलग अलग मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हवा में ही है तो सेम ही मीडियम, लेकिन हवा के अंदर ही डेंसिटी जो है वो अलग अलग हो गई। जब अलग अलग हो गई डेंसिटी तो जाहिर सी बात है लाइट जब हवा से गुजरेगी तो वो मुड़ जाएगी, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहलाता है ये। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर कौन कौन से फिनोमिनन, कौन कौन सी एग्जाम्पल है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन पर एग्जाम्पल है, एक तो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। देखिए तारे हमसे होते हैं बहुत दूर, यानी कि वो पॉइंट साइज स्ट्रक्चर है, बहुत दूर होने की वजह से वो छोटे नज़र आते हैं, हालांकि है तो बहुत बड़े बड़े, सूरज के बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि हमसे बहुत दूर है तो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। अब क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर वैसे भी आपको पता है कि चेंज होता रहता है, डेंसिटी हवा की चेंज थोड़ी थोड़ी सी होती रहती है, तो इन तारों से जो हमारे पास लाइट आती है, हमारी आँख में आती है, वो लगातार चेंज हो रहती है। यानी कि कभी लाइट कम आती है आँखों में हमारे तारों से, कभी ज़्यादा आती है, तो ज़्यादा आती है तो वो ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आता है, जब कम आती है तो वो तारा कम चमकता हुआ नज़र आता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, एक्चुअल में तारा टिमटिमाता नहीं है, लेकिन हमें नज़र आता है टिमटिमाता हुआ, ट्विंकल करता हुआ। वो इसलिए है क्योंकि हमारे तक जो लाइट पहुंच रही है वो पूरी तरह से एक सी नहीं पहुंच रही, कभी कम पहुंच रही है, कभी ज़्यादा पहुंच रही है। तो इस तरीके से तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइट है कभी कम कभी ज़्यादा आंखों तक पहुंच रही होती है। लेकिन प्लैनेट्स हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। अब आप सोचेंगे प्लैनेट तो नॉर्मली नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभी नज़र आते हैं प्लैनेट्स, लेकिन वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। तो क्यों नज़र नहीं आते, क्योंकि प्लैनेट का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। बड़ा इस सेंस में हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमसे थोड़े से करीब है। स्टार्स जो है वो बहुत दूर है हमसे, तो हमें बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्लैनेट जो है वो करीब है तो आपको बड़े नज़र आते हैं थोड़े से। अब बड़े आते हैं तो इनसे जो लाइट आ रही होती है वो भी वेरिएट नहीं होती, चेंज नहीं होती है। हमारे पास लगातार कंटिन्यूस सारी फ्रिक्वेंसी वाली लाइट पहुँच रही होती है, और जब सारी लाइट हम तक पहुँच रही होती है, लाइट उसका वेरिएशन नहीं होता लाइट का, प्लैनेट से जो लाइट आ रही है, तो हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते। अब आता है दूसरा टॉपिक, वो है स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली आर।
तारे जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो उससे ज़्यादा ऊंचाई पर नज़र आते हैं आपको, यानी जितनी हाइट है तारों की उससे भी ज़्यादा ऊंचे आपको लगते हैं वो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्स की अगर हम बात करें तो स्टार्स से जो लाइट आती है हमारी आंखों तक, वो होता क्या है, फिर वही कहानी, लाइट मुड़ जाती है। अब मुड़ जाएगी तो हमें तो हमेशा सीधा ही नज़र आता है। जब आपकी आंखों में लाइट पहुंच गई तो आपको उसकी सीध में ही नज़र आएगा सब कुछ, और तारा आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर। इसका मतलब ये हुआ जितनी हाइट है उससे ज़्यादा ऊंचाई पर आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं कहूँ कि साहब तारे ऊंचाई पर क्यों नज़र आते हैं ज़्यादा, जितने होते नहीं उससे ज़्यादा, तो आपका सीधा सा जवाब होना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट की अगर हम बात करें तो देखिए, सूरज सुबह जब निकलता है तो 2 मिनट पहले आपको नज़र आ जाता है। कैसे नज़र आ जाता है? सूरज जब निकला भी नहीं है तो उसकी लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से मुड़कर हमारी आइज़ तक पहुंच जाती है। जब आइज़ तक पहुंच जाएगी तो आपको सूरज नज़र आने लगेगा, लगता है। इसको हम बोलते हैं एडवांस सनराइज। ऐसे ही यही फिनोमेना आप उल्टा कर लीजिए। अभी आपका सूरज डूब चुका है, रात की शाम की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको सूरज नज़र आता रहेगा कितनी देर तक? 2 मिनट तक। ऐसा क्यों? फिर वही कहानी, सूरज डूबने के बाद भी उसकी लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती रहेगी और आपको वो सामने जगमगाता हुआ नज़र आता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज डूब मिनट बाद तक नज़र आता रहता है। इसको हम बोलते हैं डिलेड सनसेट। तो ये सारे फिनोमेना जो है वो किस वजह से होते हैं? तो आप कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का स्कैटर होना, बिखरना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, यानी अलग अलग डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लाइट का बिखर जाना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। और ये डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज़ के ऊपर। साइज़ अगर बड़ा है तो एज इट इज़ वाइट लाइट आपको नज़र आ सकती है, और अगर साइज़ अगर छोटा है तो अलग अलग कलर की लाइट आपकी स्कैटर हो सकती है। हमने बोल दिया स्कैटरिंग किस बात पर डिपेंड करती है? साइज़ ऑफ पार्टिकल पर। वाइट लाइट आपको अगर नज़र आएगी, जैसे कि डस्ट पार्टिकल है या वाटर ड्रॉपलेट्स पर लाइट जब पड़ती है तो आपको वाइट नज़र आएगी। वहीं कलर्ड लाइट कब नज़र आती है आपको? कलर कब बिखरता है? जब छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल हवा के पार्टिकल से गुजरती है, तब वो आपको कलर नज़र आएगा। खास तौर से आपको जैसे आसमान नीला नज़र आता है तो ये किसी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग। अब इसी के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो होती है बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है विजिबल। अगर हम लाइट में देखें, विबग्योर में देखें, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, और सबसे कम जो होती है वेवलेंथ वो होती है वायलेट कलर की। इसीलिए रेड लाइट सबसे कम मुड़ती है और जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा मुड़ती है। यानी जो डेविएशन हो रहा है वो भी वेवलेंथ पर ही डिपेंड है। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी डेविएशन उतना कम होगा, वेवलेंथ जितनी कम होगी डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ता है, रेड सबसे कम मुड़ता है। यहाँ पे ब्लू की बात करें तो ब्लू कम से कम रेड से तो ज़्यादा ही मुड़ता है ना, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम। और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये कम आपका मुड़ता है, डेविएट होता है। अब स्कैटरिंग की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। इसलिए आपको ब्लू लाइट आसमान में ज़्यादा बिखरती हुई नज़र आती है। आसमान आपको ब्लू कलर का इसलिए नज़र आता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी स्कैटर होने की ज़्यादा होती है, 10 गुना ज़्यादा होती है रेड लाइट के मुकाबले में। ओके, तो स्कैटरिंग के बारे में फैक्ट क्या होता है? टिंडल फैक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पथ। ये आपने देखा भी नॉर्मली, कभी कभी आप देखते हैं रूम के अंदर एक छोटा सा एक सुराख है, उसमें से रोशनी आ रही होती है और रूम के अंदर थोड़ी बहुत धूल है तो आपको पार्टिकल चमकते हुए नज़र आते हैं। तो आपको एक लाइट रे सीधी सीधी नज़र आ रही होती है और उसमें पार्टिकल घूमते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही इफेक्ट जो है आप घने जंगलों में देख सकते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी सी रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही होती है और सीधी सीधी रेज हमें
लाइट की नज़र आती है, उसमें पार्टिकल घूमते हुए नज़र आते हैं, तो वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल साहब ने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और ये खोजने की कोशिश करी कि आसमान आखिर नीला क्यों नज़र आता है। इन्होंने एक क्लियर लिक्विड लिया और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल थोड़े से डाल दिए। जब उसमें लाइट डाली तो उन्होंने पाया कि ब्लू कलर ज़्यादा बिखर रहा है रेड कलर के मुकाबले में। इसी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आसमान नीला क्यों नज़र आता है। वो किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है हमारे स्काई लुक्स ब्लू, आसमान नीला क्यों नज़र आता है। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सनसेट और सनराइज हमें रेड कलर का नज़र आता है। सूरज जब निकल रहा होता है तब आपको थोड़ा सा रेडिश नज़र आता है, डूबते वक्त भी थोड़ा सा रेडिश नज़र आता है, और दोपहर के वक्त आपको वाइट नज़र आता है, और आसमान आपको हमेशा नीला ही नज़र आता है। तो आसमान नीला क्यों नज़र आता है, आप कहेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि आसमान में ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए आपको आसमान ब्लू कलर का नज़र आता है। वहीं आप अगर एक बात नोट कर लीजिए, अगर हमारी ये हवा ना होती, एटमॉस्फेयर में अगर हवा नहीं होती तो क्या होता, तो हमें आसमान कैसा नज़र आता, जैसे कि चाँद पे नज़र आता है। चाँद पे हवा तो है नहीं, वहाँ पे आप दिन के वक्त भी अगर आसमान को देखेंगे तो आपको आसमान ब्लैक ही नज़र आएगा, जैसे कि रात में नज़र आता है वैसे ही दिन में नज़र आता है वहाँ पर। लेकिन हमारे अर्थ पर क्योंकि एटमॉस्फेयर मौजूद है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, इसलिए आसमान आपको दिन के वक्त ब्लू कलर का नज़र आता है जबकि रात में आपको ब्लैक नज़र आता है। अगर आप स्पेस में से देखेंगे, स्पेस को देखेंगे तो स्पेस भी आपको, वहाँ पे कोई हवा नहीं है तो वहाँ पे भी आपको सब काला काला नज़र आएगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आपको आसमान ब्लू कलर का नज़र आता है। सूरज निकलते वक्त और डूबते वक्त रेडिश नज़र आता है, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है जब डूब रहा होता है और निकल रहा होता है उस टाइम हमसे दूरी जो होती है सूरज की वो सबसे ज़्यादा होती है। बाकी सारे कलर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो चुके होते हैं। हम तक जो लाइट पहुंच रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिश कलर की लाइट पहुंच रही होती है, इसलिए हमें सूरज डूबते वक्त और निकलते वक्त क्या नज़र आता है, रेड कलर का। वहीं दोपहर के वक्त हम तक जो लाइट पहुंच रही है वो सातों रंगों की पहुंच रही होती है। जब भी 7 कलर की लाइट हम तक पहुंचेगी वो लाइट हमें वाइट ही नज़र आएगी, क्योंकि 7 रंग मिलकर क्या बन जाते हैं, वाइट लाइट हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।